ओके, सो आज हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, है ना? बिकॉज अब जो एक बारी ये जैसे जैसे कोर्स हम लोग को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है कि बैकलॉग काफी ज्यादा हो जाएगा। तो अभी हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट कर लेंगे, आज और कल दोनों दिन हम लोग ग्रेविटेशन करेंगे। और बिकॉज एक और वीकेंड हम लोग का वेस्ट हो जाएगा दिवाली के वजह से, दिवाली भी वीकेंड पे ही पड़ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते हुए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हम लोग पढ़े भी हैं, है ना? सीबीएसई की क्लासेस में हम लोगों ने किया है, बाकी 9th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है ये। सो लेट्स से वी हैव टू मासेस m1 एंड m2। दो मासेस है, एक m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। लिए ए पार्टिकल है और बी पे है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, ठीक है? तो 1 पे 2 के वजह से जो फोर्स है, मतलब m1 पे m2 के वजह से जो फोर्स है उसको हम लोग F12 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और m2 पे जो m1 के वजह से फोर्स है उसको F21 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। Mathematically, gravitational force between two particles of masses m1 and m2 separated by a distance r. So ये जो force है gravitational force, this is directly proportional to product of the masses, and this gravitational force is also inversely proportional to the square of the distances. इन दोनों को combine कर दिया तो force is proportional to product of the masses डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस m1 m2 by r स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब इक्वालिटी साइन से रिप्लेस कर देंगे तो f इज इक्वल टू g टाइम्स m1 m2 by r स्क्वायर हो गया। और ये जो g है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी साइन से रिप्लेस किया है, सो देयर विल बी ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी देयर। सो दैट constant of proportionality makes this force F is equal to G m1 m2 upon r square. So this is known as gravitational force. Okay. Now capital G is basically a universal gravitational constant. The value of capital G is constant and does not depend upon the medium between the two masses, and it is constant universally कहीं पे भी। सो इसका जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, राइट? ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो लेट अस डू दिस बेसिक पॉइंट। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। SI यूनिट ऑफ G, द वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, and in CGS unit the value is 6.67 into 10 to the power minus 8 9 centimeter square per gram square. So these are the values of G, dimension of gravitational constant। तो हमें पता है, देखो फोर्स F is equal to G m1 m2 by r square होता है। अगर हम लोग G का डायमेंशन देखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, F into r square by m1 into m2। अब ये फोर्स का हम लोगों को पता है डायमेंशन होता है m1 l1 t माइनस टू, आर स्क्वायर मतलब l स्क्वायर हो गया, और m1 m2 मतलब m स्क्वायर हो गया, मतलब m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -2। सो m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -2, ये डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। Now its value is same throughout the universe and is independent of the nature, size of the bodies and nature of the medium between the bodies. So ये जो value है capital G का, it is same throughout the universe, और इसीलिए इसको universal gravitational constant कहते हैं। It is independent of nature, size of the bodies, मतलब mass of the body पे नहीं depend करेगा, size of the body पे नहीं depend करेगा, and it will also not depend on the medium between the bodies. Its value was first experimentally calculated by Henry Cavendish using torsion balance। बस नाम important है, रखना चाहिए याद। अब जो वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर हम लोग देखें तो वेक्टर फॉर्म ये कहता है कि मान लो m1 और m2 है, तो 1 पे जो 2 के वजह से जो फोर्स लग रहा है, राइट? तो अगर हम लोग को
वन का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टू देखना है, राइट? तो ये पोजीशन वेक्टर शो करता है R12 से हम लोग शो कर रहे हैं। उसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, उसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू अगर हम लोग करेंगे तो दिस इज माइनस ऑफ, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, और जो वन विथ रेस्पेक्ट टू टू है, सो ये इस डायरेक्शन में होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो टू का पोजीशन वेक्टर वन के रेस्पेक्ट में इधर हो गया और वन का पोजीशन वेक्टर टू के रेस्पेक्ट में ये डायरेक्शन हो गया, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसीलिए R12 को हम लोग लिखते हैं माइनस ऑफ R21 के बराबर। नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R12 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से ए का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R21 से रिप्लेस कर रहे हैं। F21 मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाय ए, मतलब टू पे जो वन के वजह से फोर्स लग रहा है F21, वन पे जो टू के वजह से फोर्स लग रहा है वो F12 हो गया। F12 वन पे जो टू के तरफ वजह से फोर्स लग रहा है वो Gm1 m2 बाय R12 का होल स्क्वायर बाय R12 का यूनिट वेक्टर इनटू R12 का यूनिट वेक्टर, मतलब वन पे जो टू के वजह से लग रहा है R12 का यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, वन पे जो टू के वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, तो अलोंग R12 लगेगा, इसीलिए ऐसे शो कर। R12 हमें पता है माइनस R21 है, तो अगर इसी को R12 की जगह R21 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होगा तो एक नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। सो F12 जो हम लोग का न्यूटन्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उसको ऐसे लिखते हैं माइनस ऑफ Gm1 m2 बाय R21 का होल स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स हो गया, F12 हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी, मतलब वन पे जो टू के वजह से फोर्स लग रहा है वो ये डायरेक्शन ये होगा वेक्टर फॉर्म में। नेगेटिव साइन इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हम लोग को अगर ये शो करना है कि अट्रैक्टिव इन नेचर है तो नेगेटिव ही के फॉर्म में लिखते हैं, अदरवाइज हम लोग इसी फॉर्म में छोड़ देते हैं R12 के फॉर्म में और यहाँ पॉजिटिव साइन। हम लोगों ने जानबूझकर इसको कन्वर्ट किया है, राइट, प्लस को माइनस में, और R21 में इसको R12 को R21 में कन्वर्ट किया सो दैट वी कैन टेक नेगेटिव साइन आउटसाइड। और वो पर्पस क्या है नेगेटिव साइन आउटसाइड ले जाने का? वी प्रेफर टू एक्सप्रेस ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म विथ नेगेटिव साइन टू एम्फसाइज दैट इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। सो जो F21 उसी तरह F21 क्या हो जाएगा Gm1 m2 बाय R12 स्क्वायर, नेगेटिव साइन यहाँ पे आ गया। सो हम लोग का दो वैल्यू हो गया, एक F12 हो गया दैट वाज माइनस Gm1 m2, ठीक है। तो F12 अगर हम लोग लिखे माइनस ऑफ Gm1 m2 R21 बाय R21 का स्क्वायर, और अगर 1-2 के टर्म्स में लिखेंगे तो F21 जो होगा जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो माइनस Gm1 m2 बाय R12 स्क्वायर और R12 का डायरेक्शन। So F12 is basically negative of minus F, negative of F21. They are both of same magnitude but opposite direction. So gravitational force between two bodies is equal in magnitude and opposite in direction. So अब कुछ points हैं जो ध्यान में रखना है। Gravitational forces form action and reaction pair, right? दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्शन और रिएक्शन पेयर हो, ऑपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम है, और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लग रहा है। एक्शन अगर इस पे लग रहा है तो रिएक्शन दूसरे पे लग रहा है, तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है और ओबे करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम बिटवीन देम, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मीडियम पे नहीं डिपेंड करता है। Third point है gravitational forces are central forces as they act along the line joining the centers of the two bodies. Central forces है मतलब दो bodies है, इनके center of mass को join करने वाले line के along ही gravitational force act करता है, इसीलिए इसको हम लोग central forces कहते हैं। So gravitational forces are central forces, ठीक। Fourth वाला है the gravitational forces are conservative forces. So work done by gravitational force does not depend on path.
तो ये हम लोग वर्क एनर्जी वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़े थे, दो तरीके का फोर्स होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो है जो कि पाथ पे डिपेंडेंट होते हैं, और कंजर्वेटिव फोर्सेस वो हैं जिनकी वजह से जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन दोनों पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज वेरी वीक, द वैल्यू इज वेरी स्मॉल बेसिकली। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। मान लो कई सारे बॉडीज रखे हुए, अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कंसिडर करेंगे तो इनके प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू नो डिफरेंट बॉडीज, द मासेस, different masses present around it does not affect the gravitational force between two different bodies, right? So according to this principle, total gravitational force on one particle due to number of particles is the resultant of force of attraction exerted on the given particle due to individual particles taken one at a time. So जो gravitational force है, it obeys principle of superposition. ये मैंने तुम लोगों को बताया भी था, इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो प्रिंसिपल है, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में कई सारे चार्जेस होते हैं, तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है उस पे कोई तीसरा चार्ज कोई इफेक्ट नहीं डालता। सेम चीज यहाँ पे भी है, दो मासेस के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स इंडिपेंडेंट है बाकी मासेस के रहने या ना रहने से, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन दोनों के बीच में फोर्स सेम हो जाएगा। और अगर हम लोग को सारे फोर्सेस को ऐड करने हैं तो जितने पेयर्स बनेंगे, मान लो वन का इसके साथ, ए के साथ, वन का इसके साथ पेयर बन रहा है, वन का इसके साथ ये पेयर बन रहा है, यू नो डिफरेंट पेयर्स। तो ये सारे पेयर्स अगर वन पे हम लोग को फोर्स लगाना है तो वन पे जो सारे फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस को एडअप कर देंगे वेक्टरली, तो हमें नेट फोर्स उस पार्टिकल पे पता चल जाएगा। ठीक है, सो forces of attraction exerted on the given particle due to individual particles taken one at a time, और उसका वेक्टर सम कर देंगे हम लोग तो बेसिकली नेट ग्रेविटेशनल फोर्स पता चल जाता है। लेट अस डू दिस फर्स्ट क्वेश्चन। सो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 kg and 2 kg are placed at a separation of 50 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक पार्टिकल है 1 kg का, दूसरा पार्टिकल, सो ये लेट्स से m1 इज इक्वल टू 1 kg का पार्टिकल है, m2 इज इक्वल टू 2 kg का पार्टिकल है, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, तो 0.5 मीटर सेपरेशन पे है। assuming that the only forces acting on the particle are their mutual gravitation, find the initial accelerations of the two particles। तो पहले तो फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जो जी का वैल्यू है ये 6.67 10 टू द पावर -11 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.5 का होल स्क्वायर, राइट। सो जो f का वैल्यू है ये कैलकुलेट करेंगे 6.67 into, so this is 5.3 into 10 to the power minus of 10, ठीक है। So 5.3 into 10 to the power minus 10, ये हमारा टोटल फोर्स हो गया, ठीक है, इन दोनों के बीच में। नाउ फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द टू पार्टिकल। अगर पहले वाले का एक्सेलरेशन निकालना, अब देखो ये जो m1 पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, m2 पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगर एक्सेलरेशन m1 का निकालना है तो ये क्या, जो फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय मास m1 कर देंगे तो इसका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। सो f by m1 मतलब 5.3 into 10 to the power minus 10 डिवाइडेड बाय मास m1 1 kg हो गया, तो ये हो जाएगा 5.3 into 10 to the power minus of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये a1 का वैल्यू हो गया। a2 इज इक्वल टू f by m2 हो जाएगा
This is 5.3 into 10 to the power minus 10 divided by 2. 2.65 into 10 to the power minus 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमारा A2 का वैल्यू होगा. क्लियर है बच्चों? सो ये इनिशियल एक्सेलरेशंस ऑफ द टू पार्टिकल्स होगा. लिख लिया आप लोगों ने? Yes. सेकेंड क्वेश्चन है, a mass m is split into two parts. So mass m is split into two parts, small m and capital M minus m. तो दो पार्ट में ये ब्रेक हो गया. एक हो गया स्मॉल m और दूसरा जो बचा हुआ पार्टिकल होगा वो उसका मास होगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m, which are then separated by a certain distance. उनको हम लोग r डिस्टेंस से लेफ्ट से सेपरेट कर देते हैं. So which are then separated by a certain distance. What ratio small m by capital M maximizes the gravitational force between the parts. तो हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स को मैक्सिमाइज करना है और हमें निकालना है कि क्या रेशियो होगा स्मॉल m और कैपिटल M का कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम उस समय लग रहा. ठीक है, तो ये जो r है, जो डिस्टेंस r है पार्ट, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं करेंगे हम लोग. m और कैपिटल M, वो m का जो वैल्यू है उसको चेंज करेंगे. जो जो दो पार्ट्स बनाए हैं उनके मासेस के साथ हम लोग प्ले अराउंड करेंगे और निकालेंगे कि किस मास के कॉम्बिनेशन पे यहाँ पे मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. सो लेट्स से जो ग्रेविटेशनल फोर्स F होगा इन दोनों के बीच में, सो दैट विल बी G इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल माइनस m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ठीक है, इसका वैल्यू निकालोगे G इंटू G बाय आर स्क्वायर कॉमन हो गया, कैपिटल M इंटू स्मॉल m माइनस ऑफ स्मॉल m का होल स्क्वायर. ठीक है, नाउ सो दिस इज द फोर्स F. अब आपको क्या निकालना है, देखो क्या क्या ये G जो है M और R सिंस G कैपिटल M एंड R आर कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, सो बिकॉज ये कांस्टेंट है, so differentiation of capital F with respect to M, हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी चीज को जब हम लोग को मैक्सिमाइज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके रेस्पेक्ट में जो वेरिएबल है, वेरिएबल हमारा स्मॉल m है, तो स्मॉल m के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं और जीरो से इक्वेट कर देते हैं. ये मैक्सिमा और मिनिमा जो हम लोग निकालते हैं, ये तुम लोग को बताए हैं पहले भी कि मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करके जो भी वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, स्मॉल m है, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर देंगे. सो फॉर F to be maximum, for capital F to be maximum, df by dm is equal to 0. So that means इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये जो F है इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ G कैपिटल M इंटू स्मॉल m माइनस m स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपॉन r स्क्वायर और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग स्मॉल m के रेस्पेक्ट में और जीरो से इक्वेट कर रहे हैं. अब देखो ये जो G बाय आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो. कैपिटल M इंटू स्मॉल m, इसको डिफरेंशिएट करोगे कैपिटल M होगा और माइनस m स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे 2m होगा.
भाई एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2m होता है, m के रेस्पेक्ट इज इक्वल टू 0। अब ये g बाय आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, दूसरी तरफ ले जाओ और 0 डिवाइडेड बाय दिस होल कांस्टेंट विल बिकम 0 ओनली, m माइनस 2m 0 हो गया। सो इससे 2m इज इक्वल टू कैपिटल M और स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M बाय 2। मतलब अगर मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो ये जो है m बाय m का जो वैल्यू है, स्मॉल m बाय कैपिटल M का जो वैल्यू है, ये 1/2 हो गया। मतलब दो इक्वल पार्ट्स में अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तब ये मैक्सिमम फोर्स होगा। क्लियर बच्चों? यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। लिख भी लिया सबने? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now two stationary particles of masses m1 and m2 are at a distance d apart. ठीक है, तो दो stationary particles हैं and they are at a distance d apart. A third particle lying on the line joining the particles experiences no resulting gravitational force. इसके बीच में कहीं पे भी एक r डिस्टेंस पे एक स्मॉल m हम लोगों ने रख दिया, जिसके वजह से देयर इज नो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर है। m1 की वजह से जो स्मॉल m पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा f1, और m2 की वजह से जो स्मॉल m पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन पे लगेगा f2, राइट? तो अगर f1 का वैल्यू, सो कह रहा है experiences the particle, a third particle lying on the line joining the particle experiences no resultant gravitational force. What is the distance of this particle from m1? हमें ये distance r का वैल्यू निकालना है जब वो डिस्टेंस जहां पे स्मॉल m पे m1 और m2 की वजह से जो फोर्सेस है वो बैलेंस हो जाए। f1 जो m1 की वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा है, सो वो होगा g m1 इंटू m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लेफ्ट डायरेक्शन में, और f2 का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू g m2 इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय d माइनस आर का होल स्क्वायर। भाई ये अगर r है, ये टोटल d है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये d माइनस आर होगा। अब f1 और f2 में, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम m1? सो अभी हम लोग को, बिकॉज देयर इज नो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f1 will be equal to f2, f1 और f2 इक्वल हो गया, मतलब g m1 इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू g m2 इंटू स्मॉल m अपॉन d माइनस आर का होल स्क्वायर। अब देखो g m कैंसिल हो गया, सो यू विल गेट m1 अपॉन m2 is equal to r square by d minus r whole square. So r by d minus r, या इसको हम लोग कर सकते हैं d माइनस r बाय r, d माइनस r अपॉन r इज इक्वल टू रूट अंडर m2 बाय m1। इसको डिवाइड कर दो तो d बाय r माइनस 1 रूट m2 बाय रूट m1। So d upon r is root m2
by root m1 plus 1 or root m1 plus root m2 divided by root m1. So ये d by r का वैल्यू हो गया. What is the distance of this particle? So r is equal to root m1 by root m1 plus root m2 into d. So at this distance, the gravitational force acting on the small mass m will be equal to 0, net gravitational force. क्लियर बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है. 3 masses each equal to m are placed at 3 corners of a square of side a. तो एक देखो कैपिटल मास m यहाँ पे इस कॉर्नर में है, दूसरा मास m इस कॉर्नर पे है, तीसरा मास m इस कॉर्नर पे है. और इन सब का जो साइड है, ये साइड ए है, स्क्वायर है. तो ये साइड ए इसको कंप्लीट कर दोगे तो ये जो हमारा डायगोनल होगा, दिस विल बी ऑफ लेंथ रूट 2a. कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन यूनिट मास एट द फोर्थ कॉर्नर. तो यहाँ पे एक यूनिट मास है, उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है. तो देखो ये क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1 पे जो मास है कैपिटल एम, उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में है स्मॉल एम पे. जो थर्ड 3 पे जो मास है, उसके वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में. और इन दोनों का F1 और F3 का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में हो गया. जो F1 F3 का रिजल्टेंट और ये जो F2 है, F2 मतलब ये जो सेकंड वाला मास की वजह से 1 पे जो फोर्स लग रहा है F2, तो F2 प्लस F रिजल्टेंट, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें नेट फोर्स निकल जाएगा. ठीक है. सो पहले तो F1 निकाल लेते हैं. F1 इज इक्वल टू GMM by a स्क्वायर. सो स्मॉल m का वैल्यू 1 है, तो ये GM by a स्क्वायर हो जाएगा F1 का वैल्यू. ठीक है. सो F1 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू GM by a स्क्वायर हो गया. जो F रिजल्टेंट है F1 और F3 का, ये √2 टाइम्स F1 इज इक्वल टू √2 टाइम्स GM by a स्क्वायर हो गया. ये जब रिजल्टेंट हम लोग को निकल गया, अब हमें एफ नेट जो निकालेंगे, इस F2 जो फोर्स है प्लस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स Fr. ठीक है. जो F2 है, दिस इज GM बाय √2a का होल स्क्वायर प्लस जो रिजल्टेंट है √2GM बाय a स्क्वायर. ठीक है. अब आप क्या करो, ये GM बाय a स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा √2 प्लस 1/2. सो ये नेट फोर्स है. क्लियर है बच्चों? So Fr is basically resultant of F1 and F3. So resultant of F1 and F3.
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 पार्टिकल्स, इक्वल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m, ओके, आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. 3 इक्वल पार्टिकल है मास m का, दे आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड a, है ना, ईच साइड a. Find the force exerted by this system on another particle of mass m placed at the midpoint of the side. तो एक दूसरा पार्टिकल है, ये पार्टिकल का मास m है, प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ द अदर वन ऑफ द साइड. सो वन ऑफ द साइड ए बी, इसके सेंटर पे p पॉइंट पे लेट से हम लोगों ने इसको रख दिया. तो ये जो डिस्टेंस होगा, बिकॉज पूरा लेंथ a है, तो ये डिस्टेंस a/2 हो जाएगा. अब हमें कह रहा है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस सिस्टम ऑन अनदर पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड. तो भाई सुनो इसको पहले, ए के वजह से, ए पे जो पार्टिकल m है उसके वजह से p पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना. b के वजह से जो p पे फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है. और a के वजह से जो p पे जो फोर्स है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में हो गया. ठीक है. अब आप देखो कि ये जो फोर्स है, ये दोनों फोर्स जो पी ए के अलोंग है जो, और पी बी के अलोंग है, ये दोनों फोर्स इसको एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, है ना, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है. सो नेट फोर्स एफ is equal to force due to object A, force due to object B, plus force due to object C. Force due to object A and object B will cancel each other. ठीक है. So force due to object A and due to object B on P cancel each other. Okay. So net force F will be equal to G small m into small m, मतलब gm square by r square. So this is Cp square. जो Cp का वैल्यू होगा, ये देखो, ये A है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री हो गया, तो जो AP हो गया cos 60 डिग्री हो जाएगा, और Cp जो है sin 60 डिग्री हो जाएगा, A sin 60 डिग्री. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं gm स्क्वायर बाय A sin 60 का होल स्क्वायर. सो दिस इज gm स्क्वायर A into √3/2 √3/2 का होल स्क्वायर. सो gm स्क्वायर 4gm स्क्वायर बाय 3a स्क्वायर. ठीक है. along this. ठीक है. ये तो मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल ए पार्ट है. बी पार्ट कह रहा है एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल. जब सेंटर ऑफ द ट्राइंगल पे होगा तो सी के वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बी के वजह से इस डायरेक्शन में, और ए के वजह से इस डायरेक्शन में. तो ये सी के वजह से हो गया, ए के वजह से हो गया, बी के वजह से हो गया. ये तीनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है. सिंस FA is equal to FB is equal to FC, magnitude same है, and the angle between them is 120 degree. So इस केस में
बिकॉज द मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल एक दूसरे से 120 डिग्री बना रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स एट द सेंटर ओ विल बी 0. So resultant force at center O is 0. क्लियर बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. A thin rod of mass m and length l is bent into a semicircle. हमारे पास एक मास m एक रॉड है. सो ये पूरा रॉड है ना, ये यहाँ पे जो सर्कुलर सेमी सर्कल में आपको दिख रहा है. तो इस पूरे रॉड को हमने इसको बेंड कर दिया. सो थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l. तो इसका मास m है, राइट, और लेंथ l है. रॉड का लेंथ l है, तो l इज इक्वल टू पाई इंटू आर हो जाएगा, या r इज इक्वल टू l अपॉन पाई हो जाएगा. ठीक है. So a thin rod of mass m and length l is bent into a semicircle. What is the gravitational force on a particle with mass m at O? एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, which is kept at O. इस पार्टिकल पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है वो निकालना है हम लोगों को. ओके. The center of curvature. So what is the gravitational force, both magnitude and direction, on particle with mass m at O? The center of curvature. What will be the force on small m if rod is in the form of a complete circle? तो पहले तो हम लोग को खैर इस केस का निकालना है ना. तो आप ये कंसिडर करो, क्या करो कि एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं dl लेंथ का, है ना. ये जो dl है, ये अगर रेडियस r है और ये जो एंगल d थीटा है, तो dl इज इक्वल टू आर डी थीटा हो गया. अब ये dl मास का जो dl जो डिफरेंशियल एलिमेंट है, इसका मास dm विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ l m by l into dl will give you the mass dm. So this is m by l, dl मतलब r d theta हो गया. So m by l r d theta is equal to dm, स्मॉल मास है. अब इस dm मास का, है ना, ये जो स्मॉल एलिमेंट dm मास का, इस स्मॉल मास m के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दैट विल बी इक्वल टू, राइट, ये डायरेक्शन ऐसे गलत बताया हुआ है. तो इस डायरेक्शन में होगा, स्मॉल m पे जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना. इसके दो कंपोनेंट्स होंगे. एक कंपोनेंट होगा जो वर्टिकल कंपोनेंट है, और एक कंपोनेंट होगा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. ठीक है. सो अब हम लोग इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं. जो df है, एक हो जाएगा df cos थीटा, और ये हो जाएगा df sin थीटा, और इधर df है. तो पहले तो df जो स्मॉल फोर्स है वो निकाल लेते हैं. df इज इक्वल टू
जी एम, ठीक है, जी इंटू स्मॉल एम इंटू डी एम, द कैपिटल एम बी एम बाय एल आर डी थीटा, ये डी एम हो गया। सो जी एम इंटू डी एम, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर हो गया। सो ये जो डी एफ है, सो दिस इज, और ये जो वैल्यू डी एफ का जो वैल्यू है ये हो जाएगा जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन, ये एक आर का वैल्यू कट गया, अपॉन एल आर डी थीटा। इंटीग्रेट कर तो टोटल फोर्स एफ जो होगा, थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, बेसिकली एक मिनट, अभी इंटीग्रेट, पहले इसका ये निकाल लेते हैं, कंपोनेंट निकाल लेते हैं बेसिकली। तो ये जो हम लोग कह रहे थे कि जो ये जो एफ कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, इधर साइड भी कैंसिल हो जाएगा, और इधर मतलब अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट लोगे तो उसकी वजह से डी एफ इस डायरेक्शन में होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, राइट। दोनों का डी एफ कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और ऐड क्या हो जाएगा, डी एफ साइन थीटा ऐड हो जाएगा। सो जो हमारा वैल्यू है डी एफ कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डी एफ साइन थीटा निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम एल आर साइन थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, ये हमारा नेट फोर्स एफ वाई है, ठीक है। सो वाई डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, दिस इज जी एम एम बाय एल आर, बाहर ले लो, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है ना, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका जो लिमिट डाल रहे हैं थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 0 से लेके 180 डिग्री तक डालेंगे। भाई थीटा यहाँ से मेजर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, 0 से लेके 180 मेजर करोगे तो पूरा ये कवर हो जाएगा। सो थीटा का वैल्यू 0 से लेके पाई तक हम लोग डाल रहे हैं, मतलब 180 डिग्री तक। सो दिस इज जी एम एम अपॉन एल आर माइनस कॉस थीटा, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है बेसिकली। सो दिस इज जी एम एम अपॉन एल आर, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस पाई -1 और यहाँ माइनस साइन लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे अंदर माइनस माइनस प्लस कॉस 0 डिग्री, ये भी 1 होता है। तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी एम इंटू एम अपॉन एल आर। तो ये हमारा नेट फोर्स हो जाएगा जो वाई डायरेक्शन में है, 2 GMM अपॉन एल आर, ठीक है। आर का वैल्यू ये देखो हम लोगों ने निकाल रखा है L बाय पाई, तो जो नेट फोर्स होगा एफ वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम, एल आर के जगह अब एल पाई हो जाएगा, एल बाय पाई हो जाएगा। सो दिस इज 2 पाई जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, ये हमारा एफ वाई का डायरेक्शन हो जाएगा, एफ वाई का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्लियर बच्चों? लिख लिया आप लोगों ने? सबको समझ में आ गया ये? समझ में आया आप लोग को?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ विल सी ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अ रिंग। तो एक रिंग है ना, उसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स किसी मास m पे क्या निकलेगा ये निकालेंगे। तो लेट्स से ये मास कैपिटल M है इस रिंग का, और जो पॉइंट मास है उसका मास स्मॉल m। ठीक है, सो पॉइंट मास स्मॉल m इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए रिंग। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज x, ये जो रेडियस है दिस इज r। द डिस्टेंस बिटवीन these two, let's say we have taken a small particle यहाँ पे, इसका एक डिफरेंशियल पार्टिकल हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी, लेट्स से इसका मास dm है। ठीक है, ये जो स्मॉल पार्टिकल यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया है, और ये इसका मास स्मॉल m है। ये जो डिस्टेंस होगा ये r, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, सो देखो, point mass small m is at a distance x from the center of a ring of mass capital M and radius r. इस ring का radius r है on its axis as shown in the figure. Find the gravitational force between the two. What will be this force if x is very very greater than r and when x is very very less than r? ठीक है, तो दोनों केस में हम लोग को निकालना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द फोर्स मैक्सिमम। उसके बाद हम लोग को वो भी निकालना है कि किस वैल्यू ऑफ x पे फोर्स मैक्सिमम हो। तो अब देखो, ये स्मॉल मास एलिमेंट dm है, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रिंग एंड ट्रीटिंग इट एज अ पॉइंट मास बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ मास m। तो देखो, इसके वजह से जो फोर्स होगा वो स्मॉल m पे इस डायरेक्शन में होगा, जिसको हम लोग df कह रहे हैं। तो df का ये डायरेक्शन होगा। उसी तरह डायमेट्रिकली एक और ऑपोजिट पॉइंट लोगे, ये पॉइंट, उसके वजह से जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, df। इन दोनों का, ये मान लो थीटा है और ये थीटा है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है df, ये हो गया df साइन थीटा ऊपर, और इधर हो गया df साइन थीटा नीचे। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है वो एड अप हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ df cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग PO। ये क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है बच्चों? yes, sir. है ना, हम लोगों ने दो पार्टिकल लिया, एक पॉइंट मास इधर लिया dm और एक स्मॉल एलिमेंट मास इधर लिया dm, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे। सो ऊपर वाले के वजह से इधर फोर्स लगेगा और नीचे वाले के वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। दोनों का x कंपोनेंट ऐड हो गया, 2df cos थीटा अलोंग PO लग रहा है, और जो y कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, df sin थीटा और df sin थीटा। Now, considering a small element of the ring and treating it as a point mass, by Newton's law of gravitation, df is equal to gm into dm by r square। ये df हो गया स्मॉल, है ना, जो छोटा फोर्स है, ये डिस्टेंस r n के बीच में, तो m इंटू डी एम, जी एम इंटू डी एम बाई आर स्क्वायर। जो dm का वैल्यू है मास पर यूनिट लेंथ, dm का वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ करोगे तो टोटल मास m है डिवाइडेड बाय 2 पाई r, और इनटू ये जो वैल्यू है, ठीक है, स्मॉल dl लेंथ इनटू dl कर देंगे। ठीक है, अगर ये dl लेंथ का स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं तो, ठीक है, सो m बाई 2 पाई r इंटू dl, देखो यहाँ पे भी लिखा है dm। अब इससे हमारा जो फोर्स हो जाएगा df इज इक्वल टू g इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू कैपिटल R, r स्क्वायर dl। तो ये हमारा df का वैल्यू हो गया। अब ये हम लोग को पता है कि ट्वाइस ऑफ df cos थीटा करना है, राइट। सो इसको हम लोग लिखेंगे
जो एफ नेट होगा दिस इज इक्वल टू 2df cos थीटा, तो 2df cos थीटा हो जाएगा, राइट। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो अगर हम लोग जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लें एक इसके वजह से बस, राइट, जो ऊपर वाले डीएम एलिमेंट के लिए लेंगे तो डीएफ कॉस थीटा हो गया, और इसको हम लोग क्या करेंगे ना, थीटा को पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम लोग वैल्यूज इंटीग्रेट करेंगे तो इसको पूरा इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। सो एफ नेट इज इक्वल टू डी एफ कॉस थीटा, मान लो हमारा जो इस स्मॉल एलिमेंट के वजह से जो फोर्स है वो निकाल रहे हैं। सो द टोटल फोर्स एफ विल बी डी एफ कॉस थीटा, और इसका सर्कुलर लाइन इंटीग्रल मतलब पूरे रिंग के अबाउट अगर हम लोग इसके सारे फोर्सेस को ऐड कर दें तो इसीलिए उसको ये रिंग इंटीग्रल मतलब सर्कुलर इंटीग्रल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। डी एफ कॉस थीटा, एफ नेट डी एफ कॉस थीटा, ये अलोंग पी ए होगा, पीओ, राइट। सो अगर हम लोग एफ का जो वैल्यू देखते हैं, जो नेट फोर्स का वैल्यू देखते हैं, सो डी एफ हो गया जी एम स्मॉल एम बाय 2 पाई इंटू कैपिटल आर dl आर स्क्वायर इंटू, ठीक है, cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू अगर इसको एंगल थीटा लियो cos थीटा x बाय स्मॉल आर हो जाएगा, और इसको जो इंटीग्रेट कर रहे हैं लाइन पूरा क्लोज्ड सर्कुलर इंटीग्रल, सो दिस इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम 2 पाई आर, और ये जो x का वैल्यू dl बाय आर स्क्वायर एक्स बाय आर है। सो ये जो r का जो वैल्यू है स्मॉल r, ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सो ये हो जाएगा dl एक्स dl डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 सर्कुलर इंटीग्रल। अब देखो ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ जाएगा, मतलब इसको हम लोग लिख लेंगे जी एम एम बाय 2 पाई आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 एक्स डीएल इसका सर्कुलर इंटीग्रल। डीएल का सर्कुलर इंटीग्रल मतलब अगर तुम्हारे पास एक रिंग है, इसका छोटा एलिमेंट डीएल है और इसको पूरे के अराउंड इंटीग्रेट कर दोगे तो ये क्या निकल के आएगा, सरकमफेरेंस के बराबर निकल के आ जाएगा। सरकमफेरेंस डीएल का जो ये साइक्लिक है, सो बेसिकली डीएल साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीएल है ना इज इक्वल टू 2 पाई आर हो जाता है, उसको यूज कर देंगे यहाँ पे। सो जो हमारा वैल्यू आएगा जी एम स्मॉल एम 2 पाई आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 एक्स इंटू, और ये साइक्लिक इंटीग्रल डीएल का निकाल रहे हैं, ये 2 पाई आर ही होगा। ये 2 पाई आर और 2 पाई आर कैंसिल हो गया, तो जो हमारा वैल्यू आता है नेट फोर्स में इस तरफ कहाँ लिख दो, यहाँ पे ही लिख देगा, ठीक है। सो जो नेट फोर्स आएगा दिस इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर स्क्वायर, सॉरी जी कैपिटल एम स्मॉल एम एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। क्लियर है बच्चों? Yes. अब आपसे इसमें पूछ रहा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द फोर्स मैक्सिमम, और दूसरा पूछ रहा है जब एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर तब क्या होगा। व्हेन एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, इसको एक तो ये सबने समझ लिया, इसको हटाएं। Yes, sir. सो देखो ये हम लोगों ने निकाल लिया जी एम एम एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2।
अब हमसे पूछ रहा है कि इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो उस समय क्या है कि x को नेग्लेक्ट, मतलब r को नेग्लेक्ट कर दोगे x के रिस्पेक्ट, ठीक है. सो इन दैट केस, if x is very very greater than r, in that case r square plus x square is approximately equal to x square only. So what we write it as, यही चीज सेम चीज को हम लोग लिख लेंगे, g capital M small m x by x square raised to the power 3 by 2, और g m small m x divided by x cube हो गया. सो ये हो जाएगा जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर. ये चीज यहाँ पे बताया हुआ. क्लियर है? ये हमारा फोर्स एफ होगा. सो देन फॉर ए डिस्टेंट पॉइंट रिंग behaves as a point mass which is expected, and force varies linearly with distance x. Furthermore, f will be maximum when df by dx is equal to 0. ठीक है. सो बेसिकली हम लोग को क्या करना है कि ये जो अभी हम लोग को निकालना था कि किस डिस्टेंस पे हम लोग को f जो है वो मैक्सिमम आएगा, मतलब एट व्हाट डिस्टेंस x द वैल्यू ऑफ f विल बी मैक्सिमम, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है नेक्स्ट. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ये देखो, हमारे पास जो वैल्यूज आया, ये वैल्यू आ गया नेट फोर्स का ये, राइट. हम लोग को क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है फोर्स को. तो df अपॉन dx क्या होगा, 0 के बराबर करना होगा. df अपॉन dx 0 के अपॉन बराबर करना है तुम लोग का, बिकॉज उतना डिफरेंशिएशन उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम करके बता रहे हैं. gmm ये कांस्टेंट है, बाहर कर लो, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2. इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में. देखो ये जीएमएम है, कांस्टेंट है, तो बाहर हो जाएगा. अब ये सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है, x है. अब ये देखो, ये जो क्वांटिटी है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कोशेंट रूल हम लोग लगाते हैं डिफरेंशिएशन का. कोशेंट रूल जो कि हम लोग, मैंने बताया था तुम्हें कि न्यूमरेटर को पहले, है ना, पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर माइनस ऑफ न्यूमरेटर को कांस्टेंट रख के डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं. सो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा जी कैपिटल एम एम. एक्स को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, आर स्क्वायर, इसको हम लोग कांस्टेंट रख लेंगे, मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 को अगर हम लोग कांस्टेंट ही रखते हैं, राइट. सो या इसको ऊपर ही ले लो, एक मिनट. सो वी कैन राइट इट एज x into आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -3/2. ये प्रोडक्ट रूल से ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा हम लोगों को. x को पहले डिफरेंशिएट करो, इसको कांस्टेंट रखो, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -3/2, और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ऑफ. उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये इसको x को कांस्टेंट रखो और इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट करने पे, है ना, मान लो एक्स स्क्वायर है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x हो जाता है, तो ये -3/2 यहाँ पे आया, जो इसका जो पावर है -3/2, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2 -1 कर दोगे तो ये -5/2 हो जाएगा, और फिर चेन रूल से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट करोगे, 2x हो जाएगा. ये क्लियर है सभी को? भाई ये होता है फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल का, यू वी का जो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, यू डैश वी प्लस यू वी डैश, वही चीज हम लोग कर रहे हैं. दो फंक्शन है हमारे पास, एक एक्स है, दूसरा
ये पूरा फंक्शन है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2। तो पहले आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 को कांस्टेंट रख के एक्स को डिफरेंशिएट किया, प्लस ऑफ फिर एक्स को कांस्टेंट रखा और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 को डिफरेंशिएट किया। तो ये एनीथिंग रेज टू द पावर, वो पावर पहले बाहर आता है और उसके पावर को 1 से डिक्रीज कर देते हैं। माइनस 3/2 को 1 से डिक्रीज करोगे माइनस 5/2 हो जाएगा। अब ये जो पूरी चीज है, अंदर वाला जो टर्म है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि चेन रूल से हम लोग को करना होगा वैसा। तो आर का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, और ये x और x स्क्वायर हो गया माइनस 3x स्क्वायर। तो देखो वही चीज यहाँ लिख रखा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 3/2 माइनस 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5/2। अब इनको क्या करो ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 को दूसरे तरफ ले जाके डिफरेंशिएट कर दो। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, ये बच गया है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। सो इसको या तो ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 5/2, राइट। 0 से इक्वेट करेंगे तो ये 3/2 कॉमन लेके उस तरफ लेके चले गए, तो बस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचा, मतलब 1 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच गया इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेट कर लोगे 0 से तो यू विल गेट 3x स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। सो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा, इससे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और जो आर एक्स का जो वैल्यू है दिस इज प्लस माइनस एक्स का वैल्यू प्लस माइनस r बाय √2 हो जाएगा। ये इस कंडीशन पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अब ये जो x का वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्लियर बच्चों? Yes. ये जो हमारा x का वैल्यू आया है, ये कंडीशन आया है जिसपे मैक्सिमम फोर्स होगा। तो इस कंडीशन x का जो वैल्यू है इसको अगर हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम लोगों को फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगा। सॉल्व करोगे ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? Yes. लिख भी लिया सबने? Yes, sir. नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू रॉड, एक रॉड है, इसके वजह से क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो निकालना है अगर हमें। सो गिवन अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m ऑफ लेंथ l, तो हमारे पास एक मास m है का एक रॉड है जिसका लेंथ l है, ये पूरे रॉड का मास m, लेंथ l हो गया। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस रॉड ड्यू टू पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस्ड एट a distance r from one of its end as shown in the figure। तो ये एक छोटा सा पार्टिकल है, इस पार्टिकल के वजह से है ना, ड्यू टू अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, on this rod, so we have to calculate the gravitational force on this rod due to this small particle m। अब देखो क्या है, हम लोग एक x डिस्टेंस पे इस पार्टिकल m से x डिस्टेंस के पे एक dx विड्थ का एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है ये यहाँ पे जैसे शो कर रहा है dx विड्थ का एलिमेंट है, और ये कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे है इस मास m से, ठीक। तो जो स्मॉल फोर्स df होगा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, df का जो वैल्यू होगा df इज इक्वल टू g इंटू,
अच्छा, इसका जो dx विड्थ का जो मास है, लेट्स से dm है, dm क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ l, और इसको dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो dm का वैल्यू निकल जाएगा. सो जो स्मॉल फोर्स df होगा, दिस इज gm इंटू dm, ठीक है, gm इंटू dm अपॉन ये जो डिस्टेंस है x स्क्वायर. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं g स्मॉल m x स्क्वायर, और dm का जो वैल्यू है, दिस इज कैपिटल M बाय L इंटू dx. देखो अब सारे वैल्यूज को बाहर ले लो, कांस्टेंट वाले वैल्यूज हैं. df इज इक्वल टू g स्मॉल m कैपिटल M बाय L dx अपॉन x स्क्वायर. इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फोर्स F निकल जाएगा. x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, r से लेके r प्लस l तक वेरी कर रहा है. भाई ये r से लेके r प्लस l तक वेरी करेगा, ये पूरा डिस्टेंस l है, तो ये जो x का वैल्यू r से r प्लस l तक वेरी कर रहा है. अब 1/x स्क्वायर का, है ना, इंटीग्रेशन -1/x होता है. ठीक है, देखो तुम लोग को x टू द पावर -2 को अगर इंटीग्रेट करोगे, x टू द पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, x टू द पावर -1/-1, राइट. सो x टू द पावर -1 क्या हो गया, -1/x हो गया. तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू -1/x होता है. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, g कैपिटल M स्मॉल m l -1/x r से r प्लस l तक. तो दिस इज इक्वल टू जो फोर्स F है, g कैपिटल M m l, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1/r प्लस l माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/r. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? वही Yes, sir. चीज यहाँ पे भी, वही चीज, सेम चीज बताया है. सभी को क्लियर है? Yes. अब ये एक शेल थ्योरम होता है न्यूटन्स लॉ में. मतलब बेसिकली देखो, तुम लोग जब 12th क्लास में जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम सब चीज पढ़ोगे, बिल्कुल सिमिलर सारी चीजें होती हैं वहां पे, है ना. सो सेल थ्योरम क्या कहता है, न्यूटन सेल थ्योरम, इफ अ पॉइंट मास लाइज आउटसाइड द यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल. हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है जिसका मास कैपिटल M है, और इसके कहीं एक्सटर्नल पॉइंट पे एक स्मॉल m लाई कर रहा है. सो पॉइंट ऑफ मास lies outside a uniform spherical cell, outside, और solid sphere, या तो spherical cell हो या solid sphere हो, of uniform mass distribution, right. Then the cell or sphere attracts the point mass as if the entire mass of the cell or sphere were concentrated at its center. अगर कोई पॉइंट बाहर है, कोई पॉइंट मास बाहर है, तो इस मास पे फोर्स ऐसे अप्लाई होगा, इट विल अपीयर एज इफ दिस होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर. और इस पॉइंट मास की वजह से जितना फोर्स होता है वो क्या होता है, जी एम एम बाय, ये मान लो इनके बीच में डिस्टेंस आर है, इसके सेंटर से लेके यहाँ तक, तो जी एम एम बाय आर स्क्वायर यहाँ पे टोटल फोर्स हो जाता है. क्लियर है बच्चों? ये सेम चीज मतलब सेल के लिए भी होगा, है ना. हॉलो स्फीयर, सेल मतलब हॉलो स्फीयर हुआ, है ना, जो कि अंदर से बिल्कुल खाली है.
और सॉलिड स्फीयर का मतलब जो पूरी तरह से फिल्ड है और यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। ऐसा नहीं कि डेंसिटी चेंज कर रहा हो, डेंसिटी थ्रू आउट यूनिफॉर्म। उस केस में हम लोग जो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो मास है उसका जो फोर्स निकालेंगे, दैट विल बी same as the force due to a point mass at the center of this spherical cell or sphere. दूसरा जो पॉइंट है, if a point lies inside a uniform spherical cell, the gravitational force on the point mass is zero. So अगर ये यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल के अंदर ये पॉइंट मास होता है, ये जो स्मॉल m है, ये मान लो कैपिटल M का मास का सेल है और स्मॉल m यहाँ पे कहीं पे है इसके अंदर, तो इस पे जो नेट फोर्स होगा, है ना, दैट विल बी इक्वल टू 0. ठीक है. तीसरा पॉइंट है, बट इफ अ पॉइंट मास लाइज इनसाइड अ होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर, बट अगर ये पॉइंट मास किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है, ये यहाँ पे सेल है, सेल के केस में इस पे जो फोर्स लग रहा है वो 0 होगा. ठीक है. अगर ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, तो अगर ये सॉलिड स्फीयर है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि फोर्स ऑन द पॉइंट मास act towards the center of the sphere. So, but if a point mass lies inside a homogeneous solid sphere, the force on the point mass act towards the center of the sphere. This force is exerted by the spherical mass situated interior to the point mass. देखो यहाँ पर से ना इसको सेंटर रख के एक स्फीयर बना लो, तो जहां पे कि ये जो पॉइंट मास है इसके बिल्कुल सरफेस पे लाई कर रहा हो, ये जो स्फीयर हम लोगों ने बनाया उसके सरफेस पे लाई कर रहा हो, तो ये जो इस पे जो फोर्स होगा ना वो बस इस मास के वजह से फोर्स होगा इसके ऊपर. ये जो बाहर वाला जो पोर्शन है ना, बाहर वाला जो पोर्शन है, ये डॉटेड वाला जो पोर्शन, ये जो पूरा हॉलो स्फीयर है, इसके वजह से इस पे कोई भी फोर्स नहीं होगा. सो एक्सटर्नल मास इसके वजह से देयर विल बी नो फोर्स, इंटरनल मास के वजह से ही फोर्स होगा इस पॉइंट पे. सो वही चीज कह रहा, फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द स्फेरिकल मास सिचुएटेड इंटीरियर टू द पॉइंट मास, मतलब उसके अंदर वाला जो पोर्शन है ना, उसके अंदर वाला जो स्फेरिकल छोटा सा स्फीयर वाला जो पोर्शन है, ये वाला स्फीयर का जो पोर्शन है, उसके वजह से इस पॉइंट पे फोर्स होगा. बाहर वाला जो रीजन है, ये पूरा रीजन है, इस रीजन के वजह से यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होगा, इस इन मासेस की वजह से कोई फोर्स नहीं होगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है. तो ये इसका न्यूटन का जो शेल थ्योरम था वो था. सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑन अ पार्टिकल. तो अब हम लोग एक ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं. यूनिफॉर्म स्फीयर है ना, यूनिफॉर्म स्फीयर है, उसका उसके वजह से एक पार्टिकल पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं. अब ये जो स्फीयर है, मान लो इसका रेडियस r है, इसका टोटल मास m है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे हम लोग जो है एक एक पॉइंट मास रखे हैं जिसका मास स्मॉल m है. अगर ये पॉइंट मास इट इज लोकेटेड आउटसाइड द स्फीयर और स्फेरिकल सेल, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर स्फीयर के बाहर है ये पॉइंट मास, तो दिस विल इट विल एक्ट एज, ये जो पूरा शेल है, ये जो मास m जो शेल है, इट विल एक्ट एज अ पॉइंट मास विच इज सेंटर्ड एट द सेंटर ऑफ दिस. ठीक है. तो पॉइंट मास सेंटर्ड एट द सेंटर, पूरा मास हम लोग कंसिडर करेंगे कि एक पॉइंट मास यहाँ पे सेंटर्ड होगी. अब इन दोनों के बीच में फोर्स होगा तो नॉर्मल सिंपली gm इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर कर देंगे, तो ये फोर्स हो जाएगा. राइट. सो magnitude of the gravitational force of the sphere on point mass m is such that as if entire mass of the sphere were concentrated at the spheres का center, तो पूरा mass is concentrated at the sphere का center, ऐसे behave करेगा और उसके वजह से जो force होगा वो हम लोग निकालते हैं. ठीक है. तो जो force होगा वो हम लोगों ने निकाला gmm by r square. क्लियर बच्चों?
Yes, sir. अब ये जो पॉइंट पार्टिकल सेकेंड केस हम लोग लेंगे when it is located within the volume enclosed by the sphere itself, मतलब कहीं यहाँ पे लोकेटेड है, ये जो स्मॉल m है लेट से यहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे लोकेटेड है, इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से स्मॉल r, और पूरा जो ये रीजन है स्फीयर का रेडियस वो कैपिटल R है, राइट. So let the point mass m lie at a distance small r from the center inside a sphere of mass capital M with symmetric mass distribution. We can divide the entire mass of the sphere in two regions. ठीक है, तो ये जो पूरा मास है इसको दो रीजन में हमने डिवाइड कर दिया, एक वो रीजन जो इसके अंदर लाई कर रहा है और दूसरा वो रीजन जो इसके बाहर लाई कर रहा है. ठीक है, तो इसके बाहर ये वाला रीजन लाई कर रहा है, ग्रे कलर वाला जो है, जो हॉलो स्फीयर है वो हमें दिख रहा है, और जो ये लाइन लाइन वाले दिख रहे हैं ये इसके अंदर वाला मास है. तो ये अंदर वाला मास रीजन 2 हो गया और ये रीजन 1 हो गया. तो रीजन 2 के वजह से तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इस पे, रीजन 1 के वजह से कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा. वही चीज बता रहा है ना. तो वन ओवरलाइंग द मास m रीजन 1 एंड द अदर इज अंडरलाइंग रीजन 2. अब ये देखो, mass of sphere in region 1 contributes zero total gravitational force on m. मतलब ये हो गया जो रीजन 1 है इसके वजह से कोई भी इस पे फोर्स नहीं होगा, और मास आउटसाइड द स्फेरिकल मास ऑफ रीजन 2, so the mass of this region can be considered to be located at the center of the sphere for ये जो मास m है ये रीजन 2 के बाहर लाई कर रहा है, तो इसके वजह से जो होगा that will be normal. So magnitude of the total gravitational force of entire sphere on m is due to only that portion of the total mass of the sphere that lies in the region 2. Clear है बच्चों? Yes, sir. So अगर ये पूरा स्फीयर यूनिफॉर्म है कह रहा है, इफ द होल स्फीयर इज यूनिफॉर्म. अच्छा टाइम हो गया, चलो इस वाले पॉइंट को ना हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में कल. ठीक है, तो लेट अस स्टॉप अभी, राइट. इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका डेरिवेशन कर लेंगे, ये वाला जो डेरिवेशन. ठीक है, ये सब हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सब को समझोगे तभी आगे जो है ना कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर होंगे ग्रेविटेशन के, और तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. ओके चलो बच्चों, सो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास. ओके क्लियर है? Yes, sir.